हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने दुर्कheम साहब के एक भाग को पढ़ा जिसमें से कुछ उनका जीवन परिचय था, उनकी किताबों के बारे में था और चार सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को हम लोगों ने कल पढ़ा। आज जो बचा हुआ सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्महत्या का सिद्धांत। जिसने समाजशास्त्र को पढ़ा है, जिसने दुर्कheम साहब को पढ़ा है, तो उनको ये पता है कि हाँ, आत्महत्या का सिद्धांत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने ही दिया था। और ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार ये सुना है कि कोई आत्महत्या का सिद्धांत होता है, तो उनके लिए ये भी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो है, जिसमें ये पता हो कि आत्महत्या का सिद्धांत उन्होंने क्यों दिया, उसमें क्या-क्या दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, यदि आप लोग सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और एक सिलेबस को सामने रखकर वेरी शॉर्ट नोट्स बनाइए और कंटिन्यू 60 दिन का एक टारगेट बनाइए। हमने एक इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, जो 3 अवधारणाएँ रह गई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है आपकी आत्महत्या का सिद्धांत। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हैं लोकप्रिय अवधारणाएँ 4। सामाजिक तथ्य, दूसरा है श्रम का विभाजन, तीसरा है आत्महत्या जो वेरी इंपॉर्टेंट है और चौथा है धर्म। और इसमें से हम लोगों ने कल के वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो इसके पहले का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सामाजिक तथ्य हम लोगों ने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया था। अब बचे हैं 3, उनको आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो दुर्कheम साहब की लगभग सब कुछ मुख्य मुख्य बातें हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखिए, समाज में श्रम विभाजन ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है, दूसरा मतलब अवधारणाएं हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। यदि एग्जाम में पूछेगा कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किस में दिया, कौन सी बुक में दिया, तो आप यह देख सकते हैं कि यह बुक का नाम है और इस बुक में ही उन्होंने दिया है। अक्सर एग्जाम में यह पूछता है। इसमें क्या कहा है उन्होंने, श्रम के विभाजन को प्रकारवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है, साथ ही यांत्रिक एकता, सावयवी एकता पर चर्चा की है। श्रम विभाजन को व्यवसाय में विभेदीकरण से मानते हैं। एक्चुअली ये जो बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो श्रम का विभाजन है, श्रम का विभाजन किस आधार पे होता है, एक यांत्रिक आधार पे होता है और एक होता है सावयवी आधार पर। क्या होता है उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, श्रम के विभाजन के कारण उन्होंने 2 कारण बताए हुए हैं। कौन से? जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि और दूसरा बताया है इन्होंने जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। वो बताना चाह रहे हैं कि श्रम का विभाजन कब होता है। यदि हम लोग भौतिक की बात करें तो जब जनसंख्या कम होती है तो स्वाभाविक है उनकी आवश्यकताएं कम होंगी। जब आवश्यकताएं कम होंगी तो श्रम विभाजन का अभाव होगा। जैसे यदि हम लोग केवल चावल खाते हैं, चावल ही खाते हैं, बस उबाला खाया, चावल की डिश बनाई, तो हमें किसी भी अन्न की आवश्यकता नहीं हुई। हमने खुद ही चावल उगाया, चावल रखा और खाया। तो इसमें क्या हो गया, हमको आवश्यकताएं कम हो गई। यदि हम 56 प्रकार के भोग खाएंगे, 56 प्रकार के खाने खाएंगे, तो क्या होगा, तभी कंडीशन में हमें रोटी के लिए गेहूं चाहिए होगा और नमक की आवश्यकता होगी। ये सब काम हम खुद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या होगा, कहीं न कहीं दूसरों के श्रम पर निर्भर रहना पड़ेगा, दूसरों के कार्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि जब आवश्यकता कम होती है, तब क्या होता है, श्रम विभाजन का अभाव होता है और जैसे-जैसे वृद्धि होती है, वैसे-वैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है। ये भौतिक घनत्व में वृद्धि के आधार पर बताया है उन्होंने। फिर दूसरा बताया है जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में जब क्या सामंजस्य स्थापित करना होता है, तब कार्यों का बंटवारा करना होता है। मतलब अभी देखिए वही बात आ गई ना, यदि हमने बहुत सारे आइटम खाने का आपका मन है, बहुत इच्छा है, तो आप सबको सौंप दोगे। अच्छा एक काम करिए, आप इसकी व्यवस्था कीजिए, आप दाल की व्यवस्था कीजिए, आप चावल कीजिए, आप रोटी कीजिए, सब आपने क्या किया, श्रम का विभाजन कर दिया। ये तो हमने केवल एक खाने के आधार पर बताया है, आपको हर एक कार्य के, सफाई का अलग कर सकते हो, उत्पादन का अलग कर सकते हो। मतलब जितने सारे कार्य हमारे पास आएँगे, जितनी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे,
हमें कार्यों का बंटवारा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए श्रम विभाजन तब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब यदि श्रम विभाजन होता है, बहुत नॉर्मल शब्द है श्रम विभाजन। अपने घर में आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है, अक्सर जनरली सबका काम बटा होता है। जो गृहिणी होती हैं वो घर के खाना बनाने जैसा कार्य करती हैं। जो घर के पुरुष प्रधान होते हैं वो बाहर जाकर या किसी प्रकार का सोर्स इनकम से क्या होते हैं, अर्निंग करते हैं। जो वृद्ध महिलाएं होती हैं वो बच्चों को संभालती हैं। मतलब सबका सभी का श्रम विभाजन होता है ना। ये श्रम विभाजन वैसा ही है, लेकिन दुर्खिम साहब ने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कहा कि आवश्यकता जैसी होती हैं उसी के आधार पर श्रम विभाजन होता है। ठीक है, अब यदि ऐसा हो रहा है तो उसके परिणाम क्या होंगे? श्रम विभाजन में सामाजिक एकता स्थापित होगी। कैसे होगी? अभी बताया था हमने आपको ना कि जब हमें क्या होता है, आवश्यकता होती है तो हम दूसरों पर निर्भर होते हैं कि रोटी की व्यवस्था आप करो, चावल की आप करो और दाल की हम करेंगे। तो दाल आप लोग हमसे ले लेना, रोटी और चावल हमें देना। मतलब एक दूसरे की आवश्यकता होगी तो हमें क्या होगा, समाज एकजुट होगा। जब समाज एकजुट होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सामाजिक एकता होगी। क्लियर हो गया ना? श्रम विभाजन क्यों हो रहा है, श्रम विभाजन का आधार क्या है, परिणाम क्या है, उसका सामाजिक एकता। और एकता के आधार पर क्या हो रहा है, हमें दो स्वरूप मिल रहे हैं। एक यांत्रिक एकता मिल रही है, एक स्वाभाविक एकता मिल रही है। यही जो पहले पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये यांत्रिक एकता है क्या। सरल समाज, व्यक्ति और समाज के मध्य प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ संबंध होता है। सरल समाज से तात्पर्य क्या होती है, जो प्राचीन समाज था ना वो सरल समाज की, सामान्यतः आदिम समाज को हम एक सरल समाज की श्रेणी में लाते हैं। सामूहिक चेतना प्रभावी होती है। जनमत, परंपरा, धर्म आदि के कारण व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता है। मतलब हम किसी को प्रश्न नहीं देंगे धर्म के आधार पर कि तुमको सुबह पूजा करनी है, तुमको नहा के चंदन लगाना है। ये क्या है, धर्म के आधार पर, और इसी के आधार पर एकता होती थी। यह क्या है, एक सरल समाज में ज्यादा पाई जाती थी। इसे यांत्रिक एकता भी कह सकते हैं हम लोग। यह समरूपता पर आधारित इस एकता को दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा है। समरूपता मतलब एक जैसी एकता। सभी को क्या है, चंदन लगाना है, सभी को क्या है, पूजा करनी है। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक जैसे कार्य सभी को करने पड़ रहे हैं, तो इससे एक यांत्रिक एकता वहां पर आ रही है, ये देखने को मिल रही है हम लोगों को। इसमें व्यक्ति के विरुद्ध अपराध समाज के प्रति अपराध माना जाता है। इसमें यदि किसी एक व्यक्ति को अपराध किया जाएगा ना तो वह क्या होगा, समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। और इसलिए क्या होता है, समाज तीव्र प्रतिक्रिया करता है, दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। सामूहिक चेतना, विश्वास, संवेग है जो सामाजिक सदस्यों में सामान्यतः पाए जाते हैं। यह पूरी जो खूबियां हैं, यह पूरी विशेषताएं हैं, यह यांत्रिक एकता के बारे में है। अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम में कि यांत्रिक एकता किससे संबंधित है या यांत्रिक एकता की बात कौन करता है, तो दुर्खिम करते हैं। श्रम विभाजन को दो मुख्य आधार क्या है, या एक यांत्रिक एकता और एक स्वाभाविक एकता, ये कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्वाभाविक वाले में। स्वाभाविक एकता ये क्या है, जनसंख्या एवं नैतिक घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में विशेषीकरण होता है। जब नैतिक घनत्व होता है, बढ़ता है, जब लोग ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, उसमें श्रम विभाजन में विशेषीकरण होता है। क्या होता है, वृद्धि और सामूहिक चेतना में कमी आती है। मतलब हमारा काम क्या है, लोगों को बेहतर तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना, और जब हम किसी की आवश्यकता पूरी करेंगे तो वो हमारी आवश्यकताएं भी पूरी करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं श्रम विभाजन के प्रकार में। इसमें क्या है, सामान्य श्रम विभाजन। देखिए हमने जो रेड से किया हुआ है उसको आप इम्पोर्टेंट समझ के एक नोट डाउन कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे ये एग्ज़ाम के समय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कारगर होगा, रिवीजन करने में भी और अभी आपको याद करने में भी। श्रम विभाजन के प्रकार। सामान्य श्रम विभाजन ये क्या होता है, सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। सामान्य जब जनरली होता है,
हम ये काम कर देंगे आपके लिए, आप हमारे लिए ये काम कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा, समाज में एकता में वृद्धि होगी। ये सामान्य श्रम विभाजन ये कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है सामान्य श्रम विभाजन के दुष्कार्यात्मक क्या है, मतलब यदि श्रम विभाजन हो रहा है, इसके खराब परिणाम क्या है। ये तो अभी पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा कि इसका क्या है, इसका एक अच्छा परिणाम पॉजिटिव रिजल्ट क्या है। लेकिन इसी का एक यदि आप ध्यान से देखें तो एक नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं। क्या है, इसके भी दो प्रकार हैं। यदि दुष्कार्यात्मक दुष्कार्य होंगे, खराब परिणाम होंगे, तो दो है। क्या, अप्रतिमानम श्रम विभाजन, इसमें क्या हुआ, कठोरता से नियमों को लागू किया जाएगा। और दूसरा विश्वास मूलक श्रम विभाजन, योग्यता दरकिनार करके बंद। आपको देखिए दो बातें हो गई, हम एकता स्थापित कर रहे हैं, लेकिन एकता स्थापित करते 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 इसके दुष्परिणाम तरफ जाने लगी। इसके दो आधार हो गए, एक अप्रतिमानम श्रम विभाजन, इसमें क्या होता है, कठोर नियम बना दिए। मतलब आपको यदि ये कार्य करना है तो मतलब करना है, ये एकता के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, होना चाहिए, लेकिन वह कठोरता के आधार पर कर दिया, ये आवश्यकता के आधार पर नहीं किया, तो वह क्या है, दुष्परिणाम हो गया। और दूसरा क्या हो गया, आपकी योग्यता। आप यदि जैसे बंधुआ मजदूरी वगैरह क्या होती थी, आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी स्किल्ड हैं, कितने, इससे मतलब नहीं, आप बंधुआ मजदूर हैं, हमारे यहाँ काम करेंगे, और आपकी जो पुश्तों के द्वारा कर्ज लिया गया है उसको दूर किया जाएगा। मतलब सामान्यतः ये दुष्परिणामों में आता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन का सर्वप्रथम वर्णन एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया था। दुर्खीम का सिद्धांत प्लेटो से प्रभावित है। ये जनरली आपको याद कर लेना है कि ये सिद्धांत मोस्टली कहाँ से, बेसिक कहाँ से लिया गया, यहाँ से, और प्रभावित किससे है, प्लेटो से। अब समाज का वर्गीकरण जो हमने सबसे पहले बताया था, सरल समाज पूछते हैं अक्सर ना, सरल समाज से तात्पर्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आदिम कबीला समाज ये सरल समाज की श्रेणी में आता है। बहुखंडी सरल समाज किसे कहते हैं, जो मिश्र समाज है, जो दोनों का मिला जुला रूप है। तीसरा क्या है, साधारण मंत्र समाज क्या है, जनजातीय समाज कहते हैं इसको। और चौथा क्या है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, आधुनिक जटिल समाज को ही दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज की श्रेणी में लाया गया है। ये कंप्लीट हो गया। आपको क्या है, एक टॉपिक धर्म का श्रम का विभाजन समझ में आ गया। इसमें श्रम का विभाजन करेंगे तो दो एकता हमने ध्यान में, यांत्रिक एकता, साविवी एकता। यांत्रिक एकता किसमें पाई जाती है, सरल समाज में पाई जाती है। और इसी के आधार पर हम इस दो तीन टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे श्रम के विभाजन के आधार पर। पहली सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, श्रम का विभाजन सिद्धांत किसने दिया, दुर्खीम ने दिया। किस किताब में दिया, डिवीजन ऑफ लेबर में दिया। यांत्रिक समाज की चर्चा किसने की, यांत्रिक एकता की चर्चा किसने की, ये दुर्खीम ने की। ये मेन पॉइंट आप उसको याद कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं धर्म में। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जो है, दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्री सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया तथा कहा कि प्रत्येक धर्म का वास्तविक आधार समाज होता है। इन्होंने क्या कहा, पहली बात तो अध्ययन कहाँ किया है। यदि पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया, ये दुर्खीम ने किया। या दुर्खीम ने किस जनजाति का अध्ययन किया, अरुंटा जनजाति का किया। ये दुर्खीम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरण की वह समग्र व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में आबद्ध करती है। इन्होंने धर्म के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि धर्म मानते किसको हैं, धर्म का मेन कॉन्सेप्ट ये क्या समझते हैं, इनके विचारों से धर्म क्या है। धर्म के तीन तत्व माने हैं उन्होंने, कौन कौन से, विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तीन तत्व कौन कौन से हैं, तो आप बताना है विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। ठीक है। अब क्या है, धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति जिन माध्यमों से की जाती है वो कर्मकांड बन जाते हैं। कर्मकांड के बारे में बताया है कि जिस आधार पर हम धर्म का अचीव करते हैं या धर्म की प्रक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं कर्मकांड। देखा हुआ आपने ना कि हवन करना या
तरह तरह से वस्त्र धारण करना, चंदन लगाना, या बहुत सारे जो भी तरीका है धर्म के प्रति आस्था दिखाने का, वो कहलाता है कर्मकांड। अब हम आते हैं, विश्व की समस्त वस्तुओं को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने विश्व की समस्त जो दो कह सकते हैं जितनी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है, एक पवित्र और दूसरा अपवित्र। कोई वस्तु पवित्र उनकी उपयोगिता के कारण नहीं, बल्कि समाज द्वारा उसको विशेष आदर या निष्ठा सम्मान के कारण होती है। मतलब ये पवित्र किसको मानते हैं? इन्होंने धर्म को दो आधारों पे समझाया है। पहला एक पवित्र और दूसरा है अपवित्र। पवित्र में क्या होता है? पवित्र में होता है जिसको हम सम्मान देते हैं, जिसको हम आदर देते हैं, उन सभी चीज़ों वस्तुओं को इन्होंने पवित्र माना है। और जिनको नहीं देते हैं, उनका कम निष्ठा सम्मान करते हैं, वो अपवित्र कहलाता है। इन पवित्र वस्तुओं को दुर्खीम ने टोटम या गण चिन्हवाद कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटम की बात धर्म के आधार पर किसने कही है? यह दुर्खीम ने कही है। और टोटमवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप बताया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक जो स्वरूप है, ये वो किसने बताया है? ये किसने बताया था? ये दुर्खिम साहब ने बताया है। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे लॉग में किया गया। ये दो हो गया आपके, एक श्रम विभाजन, एक धर्म। धर्म में क्या आ गया आपका? टोटम आ गया। वो शब्द इस इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले पवित्र और अपवित्र के आधार पर दुर्खिम साहब ने इसको अलग किया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्महत्या का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, दुर्खीम ने सबसे पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है? दुर्खीम ने 10 सुसाइड 1897 में आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आत्महत्या का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1897 में। किस किताब में? 10 सुसाइड में। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा। दुर्खीम आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना मानते हैं जिसका मूल कारण सामाजिक तथ्य हैं। अब इन्होंने देखो, पहले 4 अवधारणाओं में पहली अवधारणा थी सामाजिक तथ्य, और उसी सामाजिक तथ्यों के आधार पर इन्होंने चौथी अवधारणा का आधार बनाया और आत्महत्या का सिद्धांत दिया, जिसमें व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानते हुए शरीर को नष्ट करता है। मतलब देखो, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने आत्महत्या के परिभाषा बताई। क्या बताई? व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जानते हो, मतलब उसको पता भी होता है, नहीं पता होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी आधार पर जब शरीर को नष्ट करता है स्वयं, तो कहलाता है आपका आत्महत्या। जनरली इन्होंने दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में वर्णन किया है। कौन कौन सा? एक अहमवादी आत्महत्या। इसमें क्या होता है अहमवादी में? इसमें होता है कि समाज बहुत घनिष्ठ होता है, व्यक्ति को लगता है मैं समाज और दोनों ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, इतना जुड़ा हुआ है। अहमवादी आत्महत्या में जब व्यक्ति अपने समूह से घनिष्ठ संबंध नहीं रखता है, ध्यान दीजिए, नहीं रखता है, तब अभी हमने रखने बोला था, वो नहीं है, नहीं रखता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सर्वोपरि समझता है, अपने आप को समाज से अलग महसूस करता है और सोचता है कि समाज उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तब अहमवादी आत्महत्या होती है। इसमें क्या होता है? जब समाज, उसको लगता है कि समाज बेकार है, मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरा जो कार्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समाज में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जब ऐसी स्थिति होती है तब वो कहलाता है अहमवादी आत्महत्या। मतलब स्वार्थ के आधार पर जब कोई आत्महत्या होती है तो वो कहलाती है कौन सी? अहमवादी आत्महत्या। इसमें क्या होता है? तलाकशुदा, अविवाहित, इसमें जो श्रेणी होती है वही अहमवादी होती है, जो अपने स्वार्थों के आधार पर आत्महत्या होती है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति समाज में अत्यधिक घुल मिल जाता है और उसको लगता है कि खुद ही स्वयं को समाजी समझने लगता है, सामाजिक हित व्यक्तिगत हित बन जाता है,
तब समाज पर विपत्ति आने पर जान देने को भी तैयार हो जाता है, जैसे सती प्रथा, देश के लिए बलिदान। परार्थवादी, जब हम दूसरों पर कुर्बान हो जाते हैं, दूसरों की रक्षा के लिए अपने की जान की बाजी लगाते हैं, तो कहलाता है परार्थवादी आत्महत्या। और इसके बाद अहमवादी, मतलब स्वयं को बेहतर, स्वयं के स्वार्थ के आधार पर जब होता है तो अहमवादी। और परार्थवादी क्या होता है, जब दूसरों के लिए हम अपने जान देने को तैयार होते हैं, और तब उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, परार्थवादी। एग्जाम्पल क्या हुआ, देखा है ना आपने, कि लोग देश के लिए बलिदान होते, जानते हैं कि वहाँ मौत का खतरा है, लेकिन जाते हैं और देश के लिए कुर्बान होते, उन्हें हम शहीद कहते हैं। ये परार्थवादी है। फिर तीसरा है आदर्श या प्रतिमानहीनता। जब सामाजिक मूल्य गिर जाते हैं, कानून का राज समाप्त हो जाता है, मानक शून्यता की स्थिति आती है, अकाल, प्राकृतिक आपदा, दहेज आदि एनोमी, विसंगति, नियमों का उन्निलंबन। एनोमी का सर्वप्रथम प्रयोग दुर्खीम ने किया। मतलब जब लगता है कि अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, सब नियम खत्म हो गए हैं, भ्रष्टाचार फैल गया है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, तब ऐसी कंडीशन में जब आत्महत्या की जाती है तो वह आदर्श प्रतिमानहीनता की आत्महत्या की श्रेणी में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें लगता है कि अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, अब हमें आत्महत्या करनी है। ठीक है। और एनोमी शब्द का प्रयोग किसने, दुर्खिम ने किया था। चौथा है भाग्यवादी आत्महत्या। ये चौथा पार्ट है आत्महत्या का। जब अत्यधिक कठोर आदर्शवादिता, अत्यधिक नियंत्रण, निसंतान अत्याचारों से परेशान होकर जब कोई करता है, तो क्या अब वो कहता है अब मेरे भाग्य में यही लिखा है, मेरी किस्मत में यही है, तब वो भाग्यवादी आत्महत्या होती है। या आत्महत्या का देखिए, अभी आप जब पढ़ेंगे ना, तो अभी आपको लगेगा अरे यार थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। जब एक बार दो बार पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप कर भी सकते हैं। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। थोड़ा आत्महत्या की दर के बारे में भी बताया गया है कि अशिक्षितों की तुलना में शिक्षितों में आत्महत्या ज़्यादा होती है, गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा आत्महत्या होती है, कैथोलिकों की तुलना में प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा आत्महत्या। ये दुर्खीम के विचार थे उस समय। विवाहितों की तुलना में अविवाहितों, तलाकशुदा में अधिक आत्महत्या होती है, और सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक आत्महत्या होती है। इन्होंने जब क्या है, एक समय आया था, समय में बहुत ज़्यादा आत्महत्या हो रही थी यूरोप में, तो इन्होंने 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। देखिए, कोई भी सिद्धांत जब कोई भी समाजशास्त्री या एक विचारक देते हैं, तो उनके पास आधार होता है, डाटा होता है। इन डाटा के आधार पर ही इन्होंने यह चारों सिद्धांत को फाइनली दिया। ठीक है। एक अच्छे से पढ़िएगा। ये आत्महत्या का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, और जो हमने रेड से हाईलाइट किया है उसको भी आप शॉर्ट नोट में अपने बना सकते हैं, जो आपके सेट के एग्ज़ाम निकालने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।